So friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today we are going to discuss the chapter number 8, that is the electromagnetic waves. It is a very interesting chapter because it is the intermediate chapter which link the three branches electricity, magnetism and optics. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एज ए कंसेप्ट, बिकॉज ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स के तीन ब्रांच को, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स को मतलब कंबाइन कर रहा है. जहाँ पे चैप्टर नंबर 7 का एंड है वहीं पे चैप्टर 8 का स्टार्टिंग है. हमने चैप्टर नंबर 7 के एंड में देखा था कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज ओसिलेट करता है, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज ओसिलेट करता है तो वो ओसिलेटिंग चार्ज, ओसिलेशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. तो एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है. मतलब कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर कोई चार्ज ओसिलेट करता है तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? अगर कोई वेव है तो वेव का फ्रीक्वेंसी तो होगा ही होगा. तो फ्रेंड्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशंस ऑफ द चार्ज. चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, ऐसा मान लो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है. ऐसा मान लो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का कोई एक पार्टिकल आप उसको ओसिलेट कराते हो. तो स्ट्रिंग का कोई एक एंड है, दूसरा एंड इन्फिनिट पर है और एक एंड आपके हाथ में है. तो स्ट्रिंग के वो एंड को आप ओसिलेट कराओगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग का कोई एक एंड आप ओसिलेट कराओगे तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? waves produce on तो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो से, आप जितने फ्रीक्वेंसी के से वो ओसिलेट कराओगे स्ट्रिंग के एंड को, जितने फ्रीक्वेंसी से आप स्ट्रिंग के एंड को ओसिलेट कराओगे उतने ही फ्रीक्वेंसी का वेव्स स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे भी ऐसा है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोपोगेट कर रहे हैं वो है ना मैकेनिकल वेव्स है. उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है. बट अगर स्पेस के अंदर कहीं पे भी स्पेस के अंदर कोई चार्ज अगर ओसिलेट करता है तो उसमें से भी वेव्स जनरेट होते हैं. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स. तो कोई स्पेस में अगर कहीं पे भी चार्ज ओसिलेट करता है तो उसके द्वारा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गए और प्रोपोगेट हो गए. और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटिंग चार्ज के फ्रीक्वेंसी जितना ही होगा. फ्रेंड्स, अब ये पता किसको चला? सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दैट इज दे आर एग्जिस्टिंग, वो सबसे पहले कैसे पता चला? तो एक बहुत ही अच्छा सा एक हिस्ट्री है, बहुत ही जबरदस्त है. फ्रेंड्स, मैक्सवेल वाज द पर्सन हु इनिशियली proved electromagnetic waves is existing, but all the thing is theoretically. मैक्सवेल ने पूरे थियोरिटिकली, देखो मैक्सवेल ने कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बट मैक्सवेल ने थियोरिटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए ऐसा प्रूव किया था. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल भी उसको सपोर्ट मिला. बट सबसे पहले ये जो मैक्सवेल है उसने थ्योरेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस है ऐसा प्रूव किया था. कैसे? अब क्वेश्चन ऐसा है कि कैसे उसने प्रूव किया था. तो फ्रेंड्स, एक टॉपिक है जो आपके कंटेंट में नहीं है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट. वो वैसे बोर्ड के अंदर से ये थ्योरी टॉपिक जो है ना वो कैंसिल कर दिया है.
तो बट मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप चाहे भले ही प्रिपेयर ना करो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए, वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए वो बेटर है। तो क्या हुआ था और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस सबको पता चला, वो उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब उसका पूरा प्रूफ मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। तो फ्रेंड्स, देखो, सब जगह पे ये जो गॉड है ना, उसने सब जगह पे सिमेट्रिसिटी रखा हुआ है, सभी जगह पे सिमेट्रिसिटी होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऐसा पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऐसा पढ़ा कि अगर मूविंग चार्ज है, देखो एक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन पूरा चीज लेते हैं। ओके, अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है, तो वो उसके खुद के आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? Electricity. तो अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो वो खुद के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कोई स्टेशनरी चार्ज है तो वो खुद के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू। बट अगर कोई चार्ज ऐसा है कि विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विच इज मूविंग with constant velocity, तो अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता है तो वो क्या करेगा पता है आपको? दैट विल प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विच इज अ नॉन वेराइंग विद द टाइम, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अ नॉन वेराइंग विद टाइम। मतलब अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट वो टाइम के साथ वेराई नहीं होगा, दैट विल बी अ कांस्टेंट। बट अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, जैसे ओसिलेशंस, accelerated charge, that is a oscillating charge. तो oscillating charge is also the case of the accelerated charge. तो वो क्या करेगा? तो वो है ना, टाइम के साथ वेराइंग, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, और उसी के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। उसी के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको ये चीज पता है कि अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, इन चैप्टर नंबर 6 व्हाट वी हैड लर्नड, वी लर्न दैट
अ टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो याद करो, अगर कोई लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, अगर उसमें कुछ चेंज आता है, तो आपको पता है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ एनी कोइल, एनी लूप, then it can induce a four things. Number one, it can induce the EMF. Number two, it can induce the induced current. Number three, it can induce the charge. And number four, तो कोई बताएगा चौथी चीज कौन सी थी? EMF इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी, शायद आपको पता हो तो। खुद की मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। Exactly. Time varying magnetic field can produce induced electric field. वैसे आपको पता है कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होता है। स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो तो क्या है, वो तो आपको पता होगा कि कंजर्वेटिव है, बट ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता है, और इसका फॉर्मूला भी शायद आपको पता होगा कि भाई, याद है किसी को कैसे मिलता है? EMF इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E.dl। शायद मैंने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये पूरा चीज़ आपको करके दिया था, समझाया था मैंने कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है ना, तो उसका क्लोज्ड लूप में लाइन इंटीग्रेशन जीरो होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन का मतलब वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। तो फॉर द स्टेशनरी चार्ज वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इन द सर्कुलर पाथ और इन द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर क्या होता है कि वो उसका डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फील्ड का ही वही तो डेफिनेशन है कि भाई, कोई भी फोर्स फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड पाथ में कोई पार्टिकल को ले जाने के लिए जो वर्क होता है वो जीरो होता है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंजर्वेटिव होता तो इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप E.dl जीरो होता, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप के रिस्पेक्ट में जो लाइन इंटीग्रेशन मिलता है वो EMF के मैग्नीट्यूड जितना होता है। तो अगर आपको एक इंड्यूस्ड EMF मिल जाता है, अगर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, तो आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड यू कैन फाइंड द इंड्यूस्ड फील्ड। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला। सर ले ईएमएफ ने डिफरेंशिएट कर दिया ना डीएल ना रिस्पेक्ट में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का। आपको क्या करना होता है कि आपको जहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है ना, वो आपको दिया होगा कि भाई ये सर्कुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो इसका क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन इसका हो सकता है फिर जैसे E/2πr आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लाइक दैट। E.dl cos 0 1 हो जाएगा। फिर ई बाहर आए, अगर कांस्टेंट है पूरे रीजन, मतलब सर्कुलर रीजन में एक ही सिमेट्रिक अगर आप सर्कल लेते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl 2πr आ जाएगा, लाइक दैट। एंड अगर थोड़ा और मैं अगर आपको बताऊं, तो आपको पता है कि EMF कैसे मिलेगा, वेयर EMF यू कैन फाइंड by differentiating a magnetic flux with respect to time। तो ये इसके द्वारा आपको EMF मिलेगा, और ये EMF का वैल्यू यहाँ पे प्लस कर अपने प्लेस कर दो आप, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो आप इसका, तो E/2πr, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो E/2πr आएगा, तो उसके बाद आपको ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। तो दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मैंने आपको बताया कि गॉड ने सब जगह पे सिमेट्रिसिटी रखा हुआ है, तो अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या टाइम वेराइंग, अब क्वेश्चन ऐसा है ना, द क्वेश्चन इज वेदर द टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन इज can
time varying electric field produce the magnetic field? Can time varying electric field can produce magnetic field? That is the question. So ये क्वेश्चन है कि क्या, देखो हमने 6 चैप्टर में ऐसा तो पढ़ लिया, 6 चैप्टर में हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके द्वारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है। तो क्या टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? तो उसका आंसर ये है कि यस, द आंसर इज यस, अ टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड दो हिसाब से प्रोड्यूस हो सकता है। सो आई कैन से अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन किसके किसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? एक तो मूविंग चार्ज, तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज और करंट, दैट इज अ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बट टाइम के साथ टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सब किसको पता चला? तो देखो सबको पता था कि भगवान ने सब जगह पे सिमेट्रिसिटी रखा हुआ है। तो अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा सब लोग को लग रहा था, बट कोई फाइंड नहीं कर सकता, उसको प्रूव नहीं कर सकता था। बट मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने ये चीज़ प्रूव करके दी, मैक्सवेल ने ये चीज़ प्रूव करके दी कि भाई ऐसा ही है, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो कैसे? तो जब मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ को क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, मैक्सवेल क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फंडामेंटल को मैक्सवेल उसको समझने की ट्राई कर रहा था, उसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म के जो इक्वेशंस है उसको, उसके अंदर जो एनालॉजी है उसको वो सर्च कर रहा था। तो उसको ऐसा पता चला कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ मिसिंग है। अब वो उसको कैसे पता चला तो वो भी हम समझ सकते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। बट अभी मुझे बताओ मैक्सवेल क्या कर क्या रहा है अभी? हमारा मैक्सवेल अभी क्या कर रहा है? ही वॉज ट्राइंग टू, Cross verify ampere circuit law. हाँ, ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनालॉजी बिटवीन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैक्सवेल अभी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इक्वेशन में क्या एनालॉजी है या है कि नहीं है वो समझने की ट्राई कर रहा था, उसको फाइंड करने की ट्राई कर रहा था। तो उसने ऐसा देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना उसमें कुछ मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है? देखो ये अभी जो मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक में है, बट वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं है, अब वो कैंसल्ड है, बट वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में आपको बहुत ही अभी ये आपको मतलब रियलाइज़ होगा कि एकदम झकास है ये चीज़। सो राइट नाउ द टॉपिक इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट।
So when Maxwell tried to find the analogy between the electricity and magnetism, he found that there is something missing in the ampere circuital law. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे कोई बताएगा व्हाट वाज द एम्पियर सर्किटल लॉ? कोई मुझे बताएगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? एनीबॉडी रिमेंबर? किसी को याद आ रहा है फ्रेंड्स? दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ. A line integration of a magnetic field in the closed path is equals to the product of the permeability of vacuum and the enclosed current, net enclosed current with that particular closed ampere loop. क्या ये आपको पता है फ्रेंड्स? यस सर. अभी यहाँ पे जो enclosed current है ना, उसको मैं समेशन आई के आई के बदले ओनली जस्ट स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, चलेगा? यस सर. करंट को मैं अभी जस्ट आई बोल देता हूँ, वो नेट करंट ही है ऐसा मान लो. अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वाई मैक्सवेल कम टू नो दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन द एम्पियर सर्किटल लॉ? तो वो मैं अभी आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम क्या था, उसको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं हम, उसको ऐसा क्यों लगा? तो देखो, ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, दोनों अभी न्यूट्रल है, दोनों प्लेट्स अभी न्यूट्रल है. कैपेसिटर तो पता है ना आपको कि कोई भी आइसोलेटेड, इफ द सिस्टम इज मेड बाय टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, द सिस्टम मेड बाय टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स इज नोन एज अ कैपेसिटर. तो यहाँ पे दो कंडक्टर ऐसे दो प्लेट्स है, और वहाँ पे क्या है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से आइसोलेट किया हुआ है, मतलब वो कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, बट अभी हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है. जब अभी अभी ऐसा मान लो अभी कि ये सर्किट को मैंने क्लोज, ये स्विच को मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, ये स्विच को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, बट सोचो कि जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा? तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव पोल है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस यहाँ पे, ये जो कंडक्टर है नंबर 1, प्लेट नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कराएगा. प्लेट 1 से वो प्लेट 2 के तरफ ट्रांसफर हो गए, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बैटरी. बैटरी के इफेक्ट के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम प्लेट नंबर 1 टू प्लेट नंबर 2 वाया बैटरी. तो मुझे ये बताओ कि प्लेट नंबर 2 जो है वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और प्लेट नंबर 1 क्या करेगा फ्रेंड्स? लूज करेगा. इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो ये जो प्लेट नंबर 2 है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के द्वारा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा. जब चार्जिंग चल रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा, और प्लेट नंबर वन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा. सो इन दैट पर्टिकुलर रीजन, देखो इलेक्ट्रॉन प्लेट 1 से 2 पे जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन 2 to 1. प्लेट. हाँ, तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ पे जाएगा? बताओ 2 मुझे. to 1. हाँ, तो कन्वेंशनल करंट जो है ना वो 2 to 1 फ्लो होगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. बट कोई मुझे बताएगा ये करंट कब तक फ्लो होगा? जब तक चार्ज ना हो जाए. हाँ, जब तक कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए तब तक ही करंट फ्लो होगा. तो अब जो मैं थ्योरी आपको, जो भी थ्योरी मैं आज के दिन पे यहाँ पे अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो उसी पार्ट में है. जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसी सिचुएशन को आपको सोचना है. 100% कैपेसिटर चार्ज हो जाने के बाद क्या होगा वो बाद में समझेंगे, बट अभी आपको क्या समझना है कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. So when capacitor is in charging condition, when capacitor is in charging condition,
करंट विल फ्लो इन द आउटर एक्सटर्नल सर्किट। करंट जो है ना वो फ्लो होगा बाहर के कैपेसिटर के बाहर के जो वायरिंग है वहां पे करंट फ्लो होगा। करंट विल फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। वी विल से दिस करंट इज अ कंडक्शन करंट। हम ये जो करंट जो कैपेसिटर के आउटर सर्किट में फ्लो हो रहा है जो वायर के अंदर, उसको हम वी विल से दिस करंट एज अ कंडक्शन करंट। इसको हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। जो चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस, चार्ज के मोशन के द्वारा ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। तो इसका नाम मैंने दे दिया, इसका नाम मैंने बोल दिया कि ये कंडक्शन करंट है। क्या ये बात यहाँ तक आपको समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये जो करंट है उसको मैं IC बोलूंगा, कंडक्शन करंट IC चलेगा। दिस इज IC। यस सर। ओके। अब जब कैपेसिटर चार्ज होगा ना तो कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अब मैं है ना अब मैं यहाँ पे एक एम्पियर लूप लेने वाला हूँ। अज्यूम करो कि मैंने एक यहाँ पे एक एम्पियर लूप यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। चलो एक एम्पियर लूप हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे। तो एक यहाँ पे मैंने एक एम्पियर लूप को अज्यूम किया हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो लूप है ना वो ये जो करंट कैरिंग वायर के ऊपर, मतलब करंट कैरिंग वायर उसके द्वारा उसके आसपास है, मतलब वो करंट कैरिंग वायर को एंक्लोज कर रही है। तो दिस इज अ लूप नंबर 1। सो दिस इज द लूप नंबर 1। और एक लूप जो है ना वो मैं कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर की साइड भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो दैट इज अ लूप नंबर 2। दिस इज अ लूप नंबर 2। इसको भी हम एक अज्यूम करेंगे। सो दिस इज अ लूप नंबर 2। तो ये जो है ना दैट इज अ लूप नंबर 2। बट जो पूरी प्रोसीजर है वो हम अभी ऐसा मान के चलेंगे कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर circuital law for the loop 1, for loop number 1. So integration B dot dl is equals to mu 0 into I. बट क्या कोई लूप 1 के द्वारा कोई करंट एंक्लोज हो रहा है भैया? यस और नो? B कैन बी का B dl cos 0। देखो आपको पता है कि इफ यू अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, आप करंट के डायरेक्शन में आपका थंब रखो, यहाँ लूप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, वहां पे जो वायर पास हो रहा है वहां पे करंट के डायरेक्शन में आपका थंब रखो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सर्कुलर होगा। और आप जो एम्पियर सर्किटल लोग लगा रहे हैं वो भी सर्कुलर ही है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल? जीरो। जीरो। तो कैन आई से बी डीएल कोस 0 1 और बी इंटीग्रेशन डीएल इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप डीएल इज इक्वल टू, अब मुझे ये बताओ कोई करंट एंक्लोज हो रहा है हमारे लूप नंबर 1 के द्वारा? यस सर। यस, वो करंट जो आईसी है ना, कंडक्शन करंट, वो एंक्लोज हो रहा है। तो ये हो जाएगा b इंटू 2 pi r। assume that the radius of the loop is r, so b into 2 pi r is equals to mu 0 I c। तो ये हो जाएगा mu 0 I c अपॉन 2 pi r। सो ये फॉर्मूला जो है ना वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। तो ये फॉर्मूला के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड मिला और एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड मिला वो सेम ही रहा। तो मतलब दिस इज कंपेटिबल विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। सो दिस इज compatible with experimental
मेंटल रिजल्ट। बट नाउ देखो, अब समझने लायक चीज अब आ रही है। बट नाउ अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, applying एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर लूप नंबर 2। तो अगर लूप नंबर 2 के बारे में सोचते हैं तो इंटीग्रेशन वंस अगेन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बट अब मुझे बताओ कि लूप नंबर 2 में कोई करंट एंक्लोज हो रहा है क्या? लूप नहीं। नंबर 2 के द्वारा कोई करंट एंक्लोज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वहां पे तो क्या है, आप देख सकते हो कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अभी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, कोई करंट तो है नहीं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। 0। बट आप जब वहां पे मैग्नेटिक नीडल रखते हो, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में मैग्नेटिक नीडल रखते हो, and if you observe the magnetic needle when the capacitor is in the charging state, you find that there is a deflection। वो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होता है जब कैपेसिटर चार्ज होता है। ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आप वहां पे मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा पता चलता है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। मतलब ऐसा हुआ कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। प्रेजेंट है। बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट, एक्सपेरिमेंट कैसे करना होता है आपको? मैग्नेटिक सिंपल मैग्नेटिक नीडल को आपको रखना है वहां पे। एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन capacitor is in a charging state, magnetic field is present between the two plates of a capacitor। magnetic field is a present। તો એ તો આજે ધીરે ધીરે ચાર્જ થાય છે એના લીધે જે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ વેરાઈ કરે છે એના લીધે મેગ્નેટિક फील्ड आई ने। नहीं, मैंने आपको रीजन पहले बता दिया था, अब एक्सपेरिमेंट में आपको बाद में समझा रहा हूँ। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन लोगों को पता चला कि वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ओके। मैंने आपको रीजन पहले समझा दिया, बट वो कहाँ पे है, उसका हिस्ट्री क्या था, लोग पब्लिक को कैसे पता चला कि ये वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ अभी। आपको रीजन में ओके। से वो मेरा मिस्टेक हो गया, मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए था। तो अब मैं क्या बोला समझ में आ रहा है आपको? पब्लिक को कैसे पता, हाँ हाँ हिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर? हाँ, ओके सर। So experiment shows that when the capacitor is in the charging state, magnetic field is present between the two plate of a capacitor। magnetic field is present between two plate of a capacitor। तो अब लोग साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ भैया। तो और ऐसा भी पता चला मैक्सवेल को, सबसे पहले मैक्सवेल ने किया था कि भाई ये एम्पियर सर्किटल जो लॉ है ना वो गलत बता रहा है। देखो एम्पियर, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आंसर क्या आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का? 0। 0 आना चाहिए। बट प्रैक्टिकल तो बता रहा है कि एक्चुअली में वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है। प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द दिस इंडिकेट्स दैट there is something missing, there is something missing, there is something missing in the, बोलो क्या लिखो? एम्पियर सर्किटल लॉ। in the ampere circuital law। એટલે એ વખતે વેરાઇંગ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ ના કારણે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ થાય છે, બટ વેરાઇંગ સોરી हाँ, વેરાઇંગ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ના કારણે मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस થાય એવું ખબર નહોતી। હા, બરાબર। તો
તો આ એ વખતેની વાત છે. ઓકે, અને after ઓકે this experiment, after this Maxwell's experiment, they people, the scientists come to know that electric field can also produce the varying electric field can also produce the मैग्नेटिक magnetic field. So there is something missing in the Ampere circuital law. तो अब वो मिसिंग टर्म जो है ना, उसको नाम दिया, मैक्सवेल नेम्ड दिस मिसिंग टर्म एज अ मैक्सवेल named this missing term as a displacement current. देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि करंट भी होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मतलब कि करंट भी होना चाहिए. तो वो जो करंट है जो हमको दिख नहीं रहा है बट दो प्लेट के बीच में है, तो वो करंट को मैक्सवेल ने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट. अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको अब वो बता रहा हूं मैं. तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं. तो फ्रेंड्स, सर. हाँ बोलो. સર એવું બી હોઈ શકે ને કે જે પેલું ઇનડેફિનેટ ઇન્ટિગ્રેશન હોય કે એમાં ઇન્ટિગ્રેટ કરીને આપણે કોન્સ્ટન્ટ સી લગાવીએ તો આમાં આ લો માં બી પાછળ કોઈક કોન્સ્ટન્ટ લગાવવાનું ભૂલી ગયા છે જેના લીધે આ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ થાય. नहीं देखो, ये इनडेफिनेट, पहली बात तो ये है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है. यहाँ पे क्लोज लूप इज द लिमिट, यहाँ पे लिमिट नहीं है ऐसा तो हम कह नहीं सकते. अच्छा ओके और फिजिक्स के अंदर मैं आपको बताऊं कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, ऑलवेज डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होता है फिजिक्स के अंदर. ओके. ओके सर. तो अब क्या, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का एक नाम तो आ गया बट वो है क्या, वो मैक्सवेल ने कहाँ से लाया और वो करंट उसको क्यों बोलते हैं. वैसे कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में हमको पता है कि करंट तो है ही नहीं, वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है. कोई बात नहीं, अभी मेरी बात सुनो. अब मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ. देखो मैं जो आज आपको समझाने जा रहा, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपको इंजीनियरिंग में भी आपको तकलीफ करेगा. बट मेरा ये जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर है, अगर आप उसको वापस से एक बार रिफर कर दोगे एट द टाइम तो आपका पूरे कंसेप्ट जो है ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगे. तो ये जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो आपको बहुत ही काम आने वाला है फ्यूचर में इंजीनियरिंग में भी. तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव कर रहा हूँ वो आप सुनना कैसा क्या है. वो फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है. ये तकलीफ करेगा whenever you come to this topic in future, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. बट एक बार फिर से मेरा लेक्चर देख लेना, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, किसी को याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी को पता है कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर? क्या ये आपको पता है? हाँ दोनों प्लेट के द्वारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको? तो हाँ द सिग्मा बाई 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए मुझे? क्यू ए क्यू बाई ए, क्यू बाई और एप्सिलॉन नॉट तो है ही, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो है ही. चलो क्या फ्रेंड्स यहां तक सबको समझ में आया? यस सर. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. Okay. So friends, can I say Q is equals to यहाँ पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि
Q by epsilon naught is equals to A into electrical field. સર આ જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પેલી ચાર્જ થયા પછી વાળી ને? नहीं, चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है तो सर सर हाँ हाँ बोलो। सर आ खबर ना पड़ी पहली इक्वेशन। हाँ, ये सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा, अभी खत्म हुआ आपका, यस सर। तो वहाँ पे कैपेसिटर का टॉपिक आपने पढ़ा। हाँ सर। तो वहाँ पे है ये कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा प्रूव करके दिया हुआ है वहाँ पे। सर वो नहीं सर, उसके बाजू वाली इक्वेशन। और सिग्मा जो है ना वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो वो फॉर्मूला में ही ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वेर सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज अ चार्ज पर एरिया। ये सिग्मा का जो वैल्यू होता है ना वो क्यू बाई एप्सिलॉन क्यू बाई ए होता है, तो मैंने सिग्मा का जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है क्यू बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ओके, ओके सर। तो आप तनिष, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कैपेसिटर के दो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का तो दोनों टर्म बढ़ेगा, ये आपका क्यू भी बढ़ेगा, कैपेसिटर के प्लेट का चार्ज भी बढ़ेगा, एंड साइमल्टेनियसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर? ओके सर। तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान का इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है अभी, तो हमारा क्यू भी चार्ज भी बढ़ेगा कैपेसिटर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, दोनों टाइम साइमल्टेनियसली दोनों टर्म बढ़ेंगे, बट द इक्वेशन रिमेन्स द सेम। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। या नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू है, आपको पता है कि ई डॉट ए। तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर का जो एरिया है वेक्टर ए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेट था, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर ई का बीच का एंगल कितना होगा? 0। 0 होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, मतलब ई ए कोस 0, कोस 0 तो 1 हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, उसको अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो ये आपका मिल जाएगा डी डी टी ऑफ ई इंटू ए। बट फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि ई इंटू ए तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव कर दिया है कि वो क्या है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके द्वारा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डी क्यू बाई डी टी क्या है? ये नहीं दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट करेक्ट। इनटू, नहीं नहीं नहीं, डी क्यू बाई डी टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई इलेक्ट्रिकल बाई डी टी। क्या ऐसा हो जाएगा? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पता है कि भाई डी क्यू बाई डी टी तो वैसे क्या होता है? करंट। करंट होता है। तो यहाँ पे आप ये जो है ना, इट इज नॉट द चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज नॉट द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इट इज अ चार्ज एकोमोडेटेड ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पर यूनिट टाइम है। यहाँ पे चार्ज मोशन में नहीं है, यहाँ पे चार्ज, या ये कौन सा वाला चार्ज है? तो ये कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज है, तो ये dq by dt क्या होगा? तो इट इज अ चार्ज accommodated on the plate of a capacitor per unit time. It is not the charge moving for unit time, it is not the charge flowing per unit time from any conductor, it is not like that. So where I can say dq by dt is considered to be a displacement current. સર બટ કરંટના ડેફિનેશનમાં તો એવું નથી કે કોઈ ક્રોસ સેક્શન યુનિટ એરિયામાંથી ચાર્જ ફ્લો થાય बट टाइमના। मुझे थोड़ा लिखने दो ना, मैं मेरी बात तो सुन लो। तो इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, remember displacement current is a not current produced by, it is not the current produced by moving charge. इसके राइट साइड देखो तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? इट इज,
it is a current, it is a current, or we can say imaginary current, हमने उसको इमेज किया है, that is produced by what? उसका राइट साइड के फॉर्मूला को देख के बताओ. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये फाई ई के बदले ई ए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा. तो इट इज नॉट द करंट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज, इट इज द करंट बिकॉज ऑफ द टाइम वेराइंग. exactly, it is because of the time varying electric field. तो and as a effect of this, तो अब मैं कह सकता हूं कि and as a effect of this displacement current, what will going to produce? As an effect of this displacement current, I can say what is going to be produced? Magnetic field. Perfect. As an effect of this displacement current, magnetic field is produced. तो अब ये जाके प्रूव हो गया. क्या प्रूव हो गया? Time varying electric field produces magnetic field. Perfect. Time varying electric field can produce a magnetic field, but via what? Displacement current. वाया डिस्प्लेसमेंट करंट. एकदम परफेक्ट. अब समझे आप क्या आजकल चल रहा है ये सब चीज? हाँ सर. तो अब व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द नाउ अब मुझे वो जो एम्पियर सर्किट लॉ है ना उसको भी करेक्शन करना है ना. चलो मुझे ये तो पता चल गया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वो तो मुझे पता चल गया. बट अभी मुझे वो मैक्सवेल के इक्वेशन को भी करेक्ट करना है. सो नाउ the Maxwell now ampere circuital law, now ampere, इसको मैं है ना ID बोल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट को ID सिंबल देता हूँ, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन इनटू द परमिटिविटी. सो दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके. So now ampere circuital law can be written as below. तो अब मैक्सवेल ने क्या किया कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ करेक्शन किया. उसने बताया कि एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे म्यू जीरो हम जैसे खाली आई लिखते थे ना, तो पहले हम तो IC ही लिखते थे, मतलब कंडक्शन करंट. देखो कंडक्शन करंट का रीजन क्या है? कंडक्शन करंट का रीजन मोशन इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो कंडक्शन करंट और यहाँ पे दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट भी आना चाहिए. कंडक्शन करंट के साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट भी आना चाहिए, ऐसा मैक्सवेल ने बताया. वेयर ID इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट. और ये जो फॉर्मूला बना, अब ये जो फॉर्मूला बना उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? हम मैक्सवेल सर्किटल लॉ नहीं, अब इसको बोलेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ. सो दिस फॉर्मूला नाउ known as a Maxwell ampere law, बिकॉज ये है तो एम्पियर लॉ ही, बट उसमें थोड़ा मैक्सवेल ने थोड़ा करेक्शन किया. अब मैं उसके स्पेशल केसेस आपको समझा रहा हूँ. देखो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस समझेंगे हम. देखो थोड़ा नया पेज ले लेता हूँ मैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया?
यस सर। सर्किटल लॉ में क्यू करेक्शन करना पड़ा, वो पता चला आपको? देखो कैपेसिटर यस तो सर। एक एग्जांपल है, कैपेसिटर तो एक एग्जांपल है, बट जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेराई होता है ना, वहां वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता ही है, और वो प्रोड्यूस होकर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? कैपेसिटर यस सर। एग्जांपल है, कैपेसिटर इज जस्ट अ वन एग्जांपल, but whenever there is a change, there is a time varying electric field is present in any region, displacement current always induces, and that induces the magnetic field as well. Is it clear friends? यस सर। अब थोड़ा और जनरलाइज करते हैं इसको, थोड़ा और मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं। देखो अब क्या है कि हमारे पास अब फॉर्मूला है, मैक्सवेल एम्पियर लॉ हमारे पास है। સર જે ટાઈમ વેરાઈંગ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તો એ પોતાનો જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ જાળવી રાખશે કે બધો ક્રેડિટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં આપી દેશે? देखो वही तो चीज है। अब क्या होता है कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेराइंग है तो वो वापस से क्या करेगा? ઇલેક્ટ્રિક तो ये ड्यूअल है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके द्वारा ये अकड़म बकड़म होके फाइनली क्या प्रोड्यूस हो जाता है पता है आपको? ये अकड़म बकड़म होके फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है पता है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अब आप ऐसा अच्छा। कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसका कैरेक्टरिस्टिक रखेगा, बट फाइनली वो उसमें क्या होता है कि वो रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइनली जनरेट हो जाता है। दैट इज द कंक्लूजन्स। तो वहां वही तक तो हमको पहुंचना था कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए कहाँ से। तो वो यहाँ से आए कि अगर कोई टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड वापस से टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ड्यूअल है। तो उसको हम ये वो बेंजीन का नहीं होता वो 3 साइकिल ऐसे ऐसे, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इस टाइप। कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। क्या ये बात अभी समझ में आया आपको? ओके सर। यस सर। तो मैक्सवेल एम्पियर लॉ क्या है? तो बोले तो मैक्सवेल एम्पियर लॉ अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी है। तो ये आई सी क्या है? तो यहाँ पे जो आई सी है ना, वो कंडक्शन करंट है, और उसका सोर्स क्या है, वो क्यों प्रोड्यूस होता है? तो उसका मोशन ऑफ चार्ज। रीजन क्या है? हाँ, तो दैट इज द ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ अ चार्ज। वेरी गुड। और यहाँ पे जो आई डी है वो क्या है? इट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिकल बाई डी टी, और वो क्या है फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक। वो फॉर्मूला के ऊपर से पता चल जाएगा आपको कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वराई होना बंद हो जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके स्पेशल केस लेते हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे टाइम के साथ टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेराई नहीं करता है, तो वहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ का क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपल वाला। स्पेशल केसेस। केस 1, only IC is not zero,
and electric field is either 0 or electric field is only remaining constant. तो अब ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या होगा? तो ये जो हम जब अब तक जो हमने जो अप्लाई किया वही होगा. इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ओनली म्यू जीरो आई सी. और हमारा जो लूप 1 था ना, याद करो वो कैपेसिटर वाला रीजन वापस से. वहाँ पे लूप 1 जो था ना, वहाँ पे क्या था? लूप 1 के अंदर खाली आईसी ही था. लूप 1 याद है कैपेसिटर के बाहर की साइड था. हाँ सर. डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा वहाँ पे. क्या आएगा? ओनली कंडक्शन. कंडक्शन. केस 2, अगर कोई रीजन ऐसा है कि वहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैराइंग विद द टाइम. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैराई कर रहा है, तो अब क्या आएगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी. म्यू नॉट आई डी आएगा. और जो हमारा जो थियोरी था ना, उसमें लूप नंबर 2 जो था कैपेसिटर के 2 प्लेट के अंदर, तो वहाँ पे ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी प्रेजेंट. वहाँ पे कोई कंडक्शन करंट नहीं था. लूप 2 के अंदर ओनली इंडक्शन, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट ही पॉसिबल था. तो क्या ये आपको पता चला? यस सर. बट ऐसा भी पॉसिबल है, अभी तो हमने जो केसेस लिया उसमें ऐसा नहीं आया, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई रीजन ऐसा है कि वहाँ पे कंडक्शन करंट भी 0 नहीं है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेराइंग विद द टाइम. तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको क्या करना है? तो वो जो फॉर्मूला है वो एज इट इज फॉर्म में अप्लाई करना है. સર આવું તો એસી સર્કિટમાં થશે ને? થશે, વાત સાચી છે. तो जहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट, और टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेराई कर रहा है, तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज एसी करंट. आपकी बात सही है. तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पूरा जो फॉर्मूला है वो एज इट इज फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा. तो एसी सर्किट में ऐसा होता ही है. आपको याद है जब मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ आपको चलाया था, तब मैंने उसका एक लिमिटेशन लिखाया था. किसी को पता है वो एम्पियर सर्किटल लॉ का लिमिटेशन मैंने क्या बताया था आपको? शायद आपको याद हो. तो मैंने लिखाया था कि दिस एम्पियर सर्किटल लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द स्टेडी करंट्स. वो स्टेडी करंट के लिए ही वैलिड है. शायद मैंने आपको ये बताया था. जाके पता हाँ चला वो स्टेडी करंट के लिए ही क्यों वैलिड था. अगर करंट टाइम के साथ वेराई होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेराई होता. तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वो डिस्प्लेसमेंट करंट के द्वारा भी प्रोड्यूस होता. तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता. आपका फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ से एम्पियर मैक्सवेल लॉ बन जाता. क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर. अब ये पूरा इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर कोई ओसिलेटिंग चार्ज है, तो ओसिलेटिंग चार्ज क्या करेगा? वो उसके आसपास टाइम के साथ वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और वो उसके आसपास टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ये टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा. अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसका आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लेना पड़ेगा आपको कि ये टाइम जो ओसिलेटिंग चार्ज है वो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा और उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होंगे. तो अब आपको पूरा हिस्ट्री पता चला ये कहाँ से कहाँ पे हम आए, कहाँ से कहाँ पे आए. यस सर. और एक चीज मैं आपको बताऊं, तो ये सारा जो चीज किया था वो मैक्सवेल ने किया था. तो मैक्सवेल ने एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 4 कंसेप्ट का यूज किया था. सो उसको मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं. 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन. तो मैक्सवेल ने क्या किया था कि उसके थ्योरी ने उसने लेबोरेटरी में नहीं बट थियोरेटिकली उसने 4 कंसेप्ट का यूज किया था. कंसेप्ट नंबर 1, इंटीग्रेशन E डॉट dA विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड सरफेस
इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी। कोई मुझे बताएगा ये एक्चुअल में कौन सा लॉ है? हाँ, गॉस लॉ। गॉसेस थियरम फॉर इलेक्ट्रिसिटी। गॉस थियरम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलो सेकेंड वन, ही यूज दिस कंसेप्ट इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस बेड़ा। चलो क्या कोई बताएगा मुझे इसका क्या होगा आंसर? Full strength upon मैग्नेटिक फ्लक्स क्या permeability. होता है? Full strength upon permeability. क्या बोल रहे हो आप? कोई भी क्लोज्ड सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डी ए का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, एंड दिस इज द गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। कोई भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स जीरो ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट गॉसेस थ्योरम फॉर द मैग्नेटिज्म। नंबर 3, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। तो याद करो फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल वो जो है ना, वो दैट वाज इक्वल्स टू माइनस ई एम एफ, और ई एम एफ इज इक्वल्स टू आपको याद है डी फाई मैग्नेटिक बाई डी टी। चलो एक स्टेप लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल is equals to minus EMF, and EMF was given by differentiation of the magnetic flux with respect to time, and this is what is the Faraday's law. आपको ये पता होगा कि ये Faraday's law है। एंड नंबर फोर इंटीग्रेशन बदल। देखो याद रखने का टेक्निक मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन येड़ा बेड़ा अदल बदल, येड़ा बेड़ा अदल बदल, याद रह जाएगा फ्रेंड्स। यस सर। इंटीग्रेशन येड़ा बेड़ा अदल बदल। तो ये इसी को क्या लिखूं, बोलो फ्रेंड्स? आई सी प्लस आई डी। आई सी प्लस आई डी, एंड दैट इज नोन एज अ एम्पियर मैक्सवेल। मैक्सवेल एम्पियर लॉ। So friends, these are the called Maxwell's equation. By the use of this four equation, Maxwell ने ऐसा प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एंड उसने ऐसा भी प्रूव किया, मैक्सवेल हैड प्रूव्ड by this four equation, by this four concept. Maxwell proved existence of electromagnetic waves. He also proved that a speed of electromagnetic wave can be given by, उसने अपनी थ्योरी में ये प्रूव किया था, can be given by 1 upon रूट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट। अब देखो म्यू ज़ीरो एंड एप्स नॉट का वैल्यू तो आपको पता है, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है। तो आप एक काम करना, मैं अभी बता रहा हूँ, चलो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो 3 × 10⁸ आएगा, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। तो फ्रेंड्स, दिस रिजल्ट वाज अ वेरी मच सरप्राइजिंग एट दैट टाइम। This result was a very much surprising for the scientists at that time, because this is a very standard value, and this value is of the velocity of लाइट। तो अब जाके लोगों को, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि ये जो लाइट वेव्स है, रेडिएशन जो है वो कोई और नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। अब जाके पब्लिक को पता चला। सो दिस is thus
it is come to know that it is come to know that a light wave are electromagnetic waves. तो फ्रेंड्स ये पूरा हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया एकदम डिटेल में जाके। वैसे ये पूरा चीज़ देखो, ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके बिना हम समझा ही नहीं सकते हैं, बट ये पूरा कैंसिल कर दिया है इन लोगों ने। बट मुझे नहीं मजा आएगा ऐसे पढ़ाने में, तो मैंने पूरा आपको ये डिटेल में डिस्कशन आपको दिया। क्या ये बात आपको पूरा समझ में फ्रेंड्स? आंखों कैंसिल करना क्यों? हाँ, ये पूरा मतलब ये जो जितना भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो पूरा कैंसिल है। तो जो बेसिक चीज थी, जो इस चैप्टर की जो मेन हार्ट था, वही उन लोगों ने कैंसिल किया है। बट नो वरी, आपको सब कुछ समझना है, आपको सब कुछ याद रखना, याद तो नहीं रखना है बट समझना है कंसेप्चुअली। बट आपको क्या पता ये पूरा चीज समझ में आया आपको पूरा चीज? यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स हाँ, आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है कि विच आर द इक्वेशंस दैट मैक्सवेल यूज्ड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको याद रखने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी। इंटीग्रेशन येड़ा बेड़ा अदल बदल, याद रह जाएगा? यस सर। ओके, तो अब मैं वो चीज़ आपको प्रूव करके देता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन नॉट एंड टू म्यू जीरो जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। चलो, तो फ्रेंड्स आप देखो कितना जबरदस्त ये इक्वेशन, बहुत ही जबरदस्त है। ये रिवोल्यूशनरी इक्वेशन है। ये जो C इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन वाला जो इक्वेशन है ना, वो रिवोल्यूशनरी है। पूछो क्यों? देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? परमिएबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। परमिटिविटी, और परमिटिविटी कौन से मतलब फिजिक्स के कौन से ब्रांच के साथ लिंक हो रहा है उसका, परमिटिविटी का? इलेक्ट्रिसिटी, अब म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। वो कौन से ब्रांच के साथ लिंक हो रहा है? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। एंड ये जो C है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट है मतलब वो कौन सा ब्रांच आया? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। सो दिस इज द इक्वेशन, और आई कैन से वॉट एवर द डन बाय द मैक्सवेल, ही यूनिफाइड, मैक्सवेल यूनिफाइड 3 ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। उसने कौन से 3 ब्रांच को यूनिफाई किया? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स को एक साथ मिला दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया पूरा चीज फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा चैप्टर नंबर 1 11 स्टैंडर्ड, यूनिफिकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द फिजिक्स। तो अब साइंटिस्ट लोग बहुत सारे यूनिफिकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सेंटेंस था कि एम्पियर एंड मैक्सवेल काइंड ऑफ साइंटिस्ट हैड यूनिफाइड द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। ऐसा एक स्टेटमेंट था फर्स्ट चैप्टर में 11 स्टैंडर्ड में। वो आज जाके आपको पता चला होगा। तो अब वो जो मैं कर रहा था वो चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि भाई जो परमिटिविटी होती है ना, उसका वैल्यू है ना 8.85 10⁻⁻12 एंड उसका यूनिट जो होता है वो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। परमिएबिलिटी जो है वो आपको शायद पता होगा कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, उसका जो यूनिट है वो आप टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर भी कह सकते हो, या फिर उसको न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर भी कह सकते हो, परमिएबिलिटी का यूनिट। बिकॉज जो टेस्ला होता है ना, उसको आप न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर कह सकते हो। तो उसको टेस्ला को अगर ये न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर कर दोगे ना आप, तो ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 1 अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू से ना आप निकालना। आप ये दोनों वैल्यू आप एक, चलो आपके पास कैलकुलेटर है भैया? अगर कैलकुलेटर है तो 8.85 इंटू 4 पाई करो, कैलकुलेशन करो क्या आता है 8.85 इंटू 4 पाई। वो करना, आप करना वो घर पे जाके, और 10⁻⁻19 होगा, और उसका रूट निकालने के लिए 10⁻⁻19 का 10⁻⁻18 कर देना, और फिर 1 बाई समथिंग समथिंग कर देना, तो आपका पता चल जाएगा कि ये 10⁻8 आ रहा है। 3 इंटू 10⁻8 आ जाएगा, आप करना ये। और दूसरी बात, चलो यूनिट से भी सोच लेते हैं, यूनिट क्या आता है?
तो म्यू नॉट का यूनिट क्या है भैया? तो बोले न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर है। परमिटिविटी का क्या है? तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो फिर इसका यूनिट क्या आएगा? तो न्यूटन न्यूटन गेट कैंसल्ड, तो रूट के अंदर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा और कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी, तो कूलम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो बचा एम्पियर स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का रूट निकालो तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड वाइज as well as unit wise you get the same answer, that is the velocity of light. Is that clear friends? मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, इसको ये c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्रॉस वेरीफाई किया और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो उसको मैंने प्रूव नहीं किया है, प्रूफ तो वो किया था मैक्सवेल ने, बट मैंने जस्ट उसको क्रॉस वेरीफाई किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर रेशियो फाइंड करोगे ना, तो वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, ये भी मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोपोगेट होते हैं तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसका रेशियो निकालोगे तो वो भी आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट ही मिलेगा। तो इसका भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन कूलम, एंड टेस्ला का हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर अपॉन कूलम, Q इक्वल्स टू आई टी, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर एम्पियर गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये भी क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो ये अपने मैक्सवेल ने खुद के थ्योरी के अंदर ये सारा चीज़ उसने बताया था। दो चीज़ उसने बताई थी कि E बाई बी सी होता है एंड सी का वैल्यू 1 अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा चीज़ आपको समझ में आया? સર એટલે આ ખાલી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ માટે સાયક્લોટ્રોન માટે નહીં? नहीं 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 नहीं, देखो साइक्लोट्रॉन के अंदर तो क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, वो सब हम करेंगे। या वो तो हमको कितना रखना है वो हमारे हाथ की बात है। बट एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। varying electric field can produce a varying magnetic field and varying magnetic field can produce a varying electric field, तो वो दोनों inseparable है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको वैल्यू पता है तो उसका रेशियो ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ लाइट ही रहेगा, दैट इज कंफर्म्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड वेव्स की बात है और कहीं पे भी नहीं। इज दैट क्लियर? ઓકે સર। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या टेक्स्ट बुक के अंदर से और हमारे जो कुमार पब्लिकेशन के बुक के अंदर से हमने क्या क्या किया, वो अभी मैं आपको बताऊं। देखो, इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, तो इंट्रोडक्शन में वही समझाया हुआ है कि भाई हमने चैप्टर नंबर 4 में ऐसा पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो करता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि भाई टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट, हाँ हमने ये भी दिखा था। देखो देखो क्या लिखा है, एक पैराग्राफ में रीड करता हूँ। In the chapter number 4, we learned that electric current produces the magnetic field and the two current carrying wires exert the magnetic force on each other. Further, in chapter number 6, we had seen that magnetic field changing with the time gives the rise of electric field. Is the converse also true? क्या उससे उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? Does an electric field changing with the time give a rise of a magnetic field? Yes or no? So James Clerk Maxwell argued that this was indeed case, ये possible है। Not only electric current but also a time varying electric field can generate the magnetic field। तो magnetic field के दो सोर्स है, करंट भी है एंड टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। While applying the Ampere circuital law to find the magnetic field at the point outside the capacitor connected with the time varying current, Maxwell noticed, देखो जब मैक्सवेल ने कैपेसिटर के केस में
एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया तो उसने कुछ इनकंसिस्टेंसी नोटिस किया एम्पियर सर्किटल लॉ में, जो मैंने आपको बताया। तो फिर उसने कुछ बताया कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ में। he suggested the existence of the additional current called by him a displacement current that removes the inconsistency। अगर हम मैक्सवेल के फॉर्मूला में अगर वो डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडामेंटल डाल दे तो उसका जो इनकंसिस्टेंसी है एम्पियर सर्किटल लॉ का, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट को डाल दे तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ का इनकंसिस्टेंसी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। उस ऐसा सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया। तो ऐसा सब कुछ मतलब ये हिस्ट्री लिखा हुआ है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा टॉपिक आपके कंटेंट में से कैंसल कर दिया है, ये पूरा टॉपिक। बट आपको ये मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है ना वो याद रखना है। इज द क्लियर फ्रेंड्स? यस अभी कभी भी आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत ही बेकार लिखा हुआ है पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फंडामेंटल है। तो कभी भी आप कहीं पे भी अगर अटकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर तो आपको क्या करना है कि मेरा ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा आज के लेक्चर का, तो वो अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। और कभी भी इंजीनियरिंग में भी आप अगर अटकते हो तो ये मेरा वीडियो एक बार ये देख लेना, ये लेक्चर देख लेना, उसमें पूरा चीज़ आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 8.1 एंड 8.2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया आज। हमारे जो कुमार पब्लिकेशन के दर्पण के बुक जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको खाली 8 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है। बट 1 to 8 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डिस्कशन मैंने कर दिया कुमार पब्लिकेशन। बट आपको वो होमवर्क में 1 to 8 क्वेश्चन नहीं लिखने का है, आपको मेरे स्क्रीनशॉट होमवर्क में लिखने का है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वापस से हम थर्सडे को मिलेंगे वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली ये चैप्टर के સર વેડનેસડે માટે કંઈક કરવાનું હતું ને જેડબલ્યુ? हाँ एग्जैक्टली तो फ्रेंड्स अब ये वेडनेसडे को जेडब्ल्यू मुझे करना है। तो क्या टाइम रख सकते हैं? मॉर्निंग में स्कूल है आपका? હા સર अच्छा, कैन आई अरेंज द लेक्चर ऑन द वेडनेसडे 1 to 2:30 जो हमारा जो रेगुलर टाइम है उसमें किसी पर वेडनेसडे 1 to 2:30 यस सर। नो सर। लेक्चर है 1 to 2:30 में। हाँ 2 बजे केमिस्ट्री का होता है। 2 o'clock को होता है। अच्छा 12:30 to 2 o'clock रख सकता हूँ मैं? 12:30 to 2 o'clock 12:30 to 2 हाँ सर। Can I arrange it at 12:30 to 2 o'clock for the JEE? યસ Only JEE students should JEE NEET students. यस सर। So friends, now and onwards यस सर। on every Wednesday you will be having a Sunday का लेक्चर अभी कैंसिल हमेशा के लिए, और हमारा JEE का 2 लेक्चर रहेंगे। एक तो सैटरडे को रहेगा रात को 7:30 से 9 बजे एंड एक वेडनेसडे रहेगा आपका 12:30 to 2 o'clock। तो कल वेडनेसडे है, कल 12:30 to 2 o'clock हमारा लेक्चर भी है। तो कल हम ये चैप्टर नंबर 4 जो है मैग्नेटिज्म वाला ख़त्म करेंगे। ओके यस सर तो 12:30 to 2 o'clock every Wednesday you will be having a JEE NEET session. Okay यस सर probably ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लेक्चर है वो संतोष सर आपका ले, कभी कभी ऐसा होगा। ओके ओके सर तो आज का सेशन में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। सर हाँ बोलो। सर सिमेट्रिसिटी એટલે